आप अगर सोचते हैं कि आप एक पार्टी को बैन कर लेंगे तो बैन आपने नहीं करना, वो सुप्रीम कोर्ट ने करना। और आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो सिर्फ आपका ही मौक़िफ़ देख के और आपकी ही शहादतों पे इन्हिसार करके वो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर देगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को दूसरी फरीक को भी सुनना पड़ेगा, लाजिम है, सुनना पड़ेगा और बड़े सब्र से सुनना पड़ेगा। और दूसरा फरीक भी जो गवाही और शहादत लाना चाहता है वो भी आपको लेना पड़ेगी। अब जब ये गवर्नमेंट तो सोच रही है कि अताउल्लाह तारड़ ने देख लिया केस और अताउल्लाह तारड़ ने फैसला कर लिया कि केस बनता है और हम ये केस ले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और हम ले गए और हमारे पास इतने शवाहिद हैं, इसमें हम जीतेंगे और वो बैन हो जाएगी पीटीआई। और उसका जो इमरान खान है चेयरमैन, बानी चेयरमैन पीटीआई, वो कैद हो जाएगा और हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम आज़ाद हो जाएंगे। अब ऐसे नहीं होता। ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक तो मुखालिफ फरीक खड़ा जो होता है उसने आपकी घंटी काफ़ी बजानी होती है। एक सुप्रीम कोर्ट ने उस वो बजती हुई घंटी का आपसे जवाब लेना है कि ये क्यों बज रही है घंटी, क्यों इतना आपके ख़िलाफ़ शहादत और ये इनके पास ये जिस तरह आपको कहते हैं कि आपने ऑर्डर ही ऐसे किए हैं कि वो इनके साथ बदनीयती के साथ ट्रीट किया जाएगा। आपने हमारा भले का निशान ले लिया, क्यों ले लिया? आपने फॉर्म 45 नहीं निकलवाए, क्यों नहीं निकलवाए? अब ये चीज़ें जब जाएंगी, सामने आएंगी, और फॉर्म 45 एक निकल आया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का ही, तो बेड़ा सारा गर्क हो जाएगा इस हुकूमती इनिशिएटिव का कि हम जाके और इस एक पार्टी को बैन करवा लें जो बड़ी पार्टी है। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ चाहिए साहब, एक और बड़ा अहम इशू है, मैं चाहूँगा इस पे भी आपकी, ये नहीं कुछ करीबी कुछ साफ़ी भाई हमारे बड़े नॉन माशाल्लाह, वो आके कहते हैं जी कि फ़ैसला हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये जो सीटों का, रिजर्व सीट्स का मामला है, ये क्या बातें लगता है आपको कि इस तरह भी हो सकती हैं और क्या रोका जा सकता है? और क्या किसी भी तरीके से ये सीटें अगर पीटीआई को नहीं भी मिलती तो दूसरों को कैसे मिलेंगी? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कमज़ोरी दिखाई थी और सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत का ही नहीं इल्म, शेर को अपनी ताकत का इल्म नहीं होता, वो आराम से आपको प्यार से पंजा मारता है और जबड़ा सारा ले जाता है। ये इनको अपनी ताकत का नहीं इल्म। इनकी ताकत ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने हाल ही में जब फ़ौजी अदालतों को इलीगल कह दिया तो फ़ौजी अदालतें रुक गई, उसी दिन कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं हुई। फिर गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास और गवर्नमेंट ने कहा जी हाँ, ये आपने अदालतें रोक दी हैं और ये वो आप इनको हमें ये कर लेने कि हम इनकी कार्रवाई तो ख़त्म कर लें, जो शहादतें हैं वो तो रिकॉर्ड कर लें, फ़ैसला हम नहीं सुनाएंगे जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे। पर फ़ैसला सुनाने के लिए हमें इसलिए आपसे इजाज़त चाहिए क्योंकि कोई 20 आदमी है 100 में से जिनको हम छोड़ना चाहते हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं ये बेगुनाह हैं और या इन्होंने सज़ा काट ली है 1 साल की, साल हो गया अब 9 मई को, तो हम इनको छोड़ना चाहते। तो जजेस ने मुझे पूछा कि इनको इजाज़त देते हैं आप छोड़ने की? मैंने कहा छोड़ने की तो मैं इजाज़त देता हूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ 20 आदमी छोड़े, कुछ फैमिलीज़ का देखें, उन पर कुछ बोझ तो कम हो, तो वो छोड़े गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की रेड लाइन लगाए हुए में चल रहे थे। अब रेड लाइन बड़ी कभी हो गई है। रेड लाइन ये हो गई है कि 18वीं तरमीम के बाद अब सिर्फ वो फौजी
जर्नैल ही नहीं सज़ा का मुस्तहिक होगा, बल्कि हर वो जज जो ऐसे फैसले की, फ़ौज के फैसले की तौसीक करता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं, अयूब खान ने जब 1958 में मार्शल लॉ लगाया, अयूब खान बेबस था ता वक्ते के 200 के केस में। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स नहीं किया। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, मार्शल लॉ लगा के वो उसने मिन्नत समाजतें की, अश्योरेंसेस दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया तो उसको सहारा मिला, कोई बाहर का मुल्क भी बुलाने लगे। परवेज़ मुशर्रफ ने फैसला किया, ये लगाया, मार्शल लॉ लगाया, इमरजेंसी, और उसके लिए उसको बेगम नुसरत भुट्टो। इत्तज़ाज़ साहब, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक छोटा सा ब्रेक में नाज़रीन ले रहा हूँ और बड़े अहम इश्यूज़ पर बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू है। हमारे साथ रहिए, फ़ौरन वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। अच्छा, इत्तज़ाज़ साहब, मैं जो मेकआउट कर सका हूँ कि इस पे क्या आपने फरमाया कि किस तरीके से फैसले पे हम बात कर रहे हैं, जजेस की पर्सनैलिटी पे बात नहीं कर रहे, तो इसमें फैसले में कैसे वीकनेस नज़र आती है आपको? मैं चाहता हूँ ये ज़रा पॉइंट एम्फसाइज हो। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देती है तो सबको मानना पड़ता है, और ये आइन है। और अगर नहीं मानते, अगर इन्होंने उमर अताब बंदयाल वाले वक्त भी, और उस वक्त इनको उमर अताब बंदयाल साहब को बड़ी गालियां दे रहे थे ये, और मरियम बीबी और फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, ये जुलूस लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने लाउड स्पीकर लगा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और इन्होंने बड़ी बड़ी बहुत ही नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की उनके बारे में, एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में। तो ये तो इनका बड़ा सिंपल है। अगर जज अपनी, सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत को पहचाने तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट इनको तलब करे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था उस वक्त ख्वाजा आसिफ, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इनको तलब करती। वो ना आते, फिर तलब कर लेते 2 दिन बाद, ना आते, यही था ना कि ना आते, फिर तलब कर लेते आप 2 दिन बाद। तीसरी दफ़ा बुला के उनको जब वो नहीं आते तो आप उनको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करें और उनको कन्विक्ट कर दें। समरी प्रोसीडिंग होती है कंटेम्प्ट में। अब यूसुफ रज़ा गिलानी ने के केस में ये तो साबित हो गया कि अगर आप कंटेम्प्ट में, आपको आधे सेकंड की भी सज़ा हो, क्योंकि उस केस में मैं वकील था यूसुफ रज़ा का, जब 7 जजेस के बेंच सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नासिरुल मुल्क साहब उस पर प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने कहा इत्तज़ाज़ साहब, सॉरी, वी कांट हेल्प योर क्लाइंट एंड ही इज़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। जब तक कोर्ट उठता नहीं, वो सारा दिन बैठा रहे तो सारा दिन बैठे रहे। और उन्होंने कहा ये इसी एक ही सांस में